नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 का 18 अप्रैल 2022 को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। जो 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहता है उसको ही हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। आप लोग को पता ही है, पहले का हम लोग इतना शिफ्ट सॉल्व कर चुके हैं। 11, 12, 13 और 18 का 2 शिफ्ट, टोटल 11 शिफ्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं डिटेल में। उसके साथ ही हर एक शिफ्ट का आपको पता है कि 25 के अंदर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है, तो उनको भी हम लोग अलग से एक वीडियो में सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे वो कंप्लीट सॉल्यूशंस का हो या बेस्ड क्वेश्चंस का हो, आप पीडीएफ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस दोनों के साथ टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आपको कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन को देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो कैसा आपका अप्रोच है, आंसर आ रहा है कि नहीं, ये सब आप देखो। उसके बाद आप देखो वीडियो में कैसे करवाया गया है और आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है बात? अच्छा, हर एक चीज़ को हम लोग बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं और रिवीजन के लिए छोटा से छोटा चीज़ मैं ऐड भी कर देता हूँ। तो आपको ये भी देखना है कि अगर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से पता है, वो आपको पूरा रटा हुआ है, ठीक है, तब आप आगे बढ़ जाओ, वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लो। ठीक है, आपका बस एक ही मकसद होना चाहिए कि सेल्फ प्रैक्टिस, और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपके दिमाग पे आपको रहना चाहिए। तो स्टार्ट किया जाए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, बोट एंड करंट या बोट एंड स्ट्रीम जो कॉन्सेप्ट है वहां से बोला जा रहा है। Anup can row 33 kilometer downstream and 35 kilometer upstream in 8 hours. He also can row 44 kilometer downstream and 28 kilometer upstream in the same time. How much time will he take to row 55 kilometer downstream and 14 kilometer upstream? ठीक है, तो ध्यान दीजिए 33 किलोमीटर क्या है? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब बोट और करंट दोनों का स्पीड हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस आपका 35 किलोमीटर क्या है? अपस्ट्रीम है, मतलब बोट माइनस करंट, दैट इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, टाइम सेम ही है तो 44 बाई, ये भी है डाउनस्ट्रीम में तो बी प्लस सी, प्लस आपका 28 बाई बी माइनस सी। ठीक है, तो अभी हम लोगों को बी प्लस सी और बी माइनस सी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी प्लस सी को एक तरफ ले लिए और बी माइनस सी को एक तरफ ले लिए, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि बी प्लस सी और बी माइनस सी इसका वैल्यू हम लोग कैसे गेस करें। मैंने पहले ही बोला है, देखिए आप ध्यान दीजिए, 33 बाई बी प्लस सी है और 44 बाई बी प्लस सी है, मतलब बी प्लस सी का वैल्यू ऐसा कुछ होना चाहिए जो 33 और 44 दोनों को ही भाग करे, मतलब 33 और 44 का जो एचसीएफ होगा दैट विल बी बी प्लस सी, और बी माइनस सी के केस में ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो 35 और 28 को भाग करे। क्लियर है बात? मतलब अगर हम लोग 35 और 28 का एचसीएफ फाइंड करें तो बी माइनस सी का वैल्यू हम लोग गेस कर सकते हैं। ये कोई लेजिट मेथड नहीं है सॉल्व करने का, लेकिन इस तरह से हम ट्रायल एरर से जो वैल्यू है वो गेस कर सकते हैं। क्लियर है बात? देखिए इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो होगा क्या ना, आपका कैलकुलेशन करने में टाइम भी कम लगेगा। तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा? बी प्लस सी हो जाएगा एच सी एफ ऑफ 33 एंड 44, एंड बी माइनस सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एच सी एफ ऑफ 35 एंड 28। तो पहले वाला हो जाएगा 11 और दूसरे वाला हो जाएगा 7। तो बी प्लस सी क्या है? 11 है, बी माइनस सी है 7। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का वेलोसिटी आपको दिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हम लोग बी और सी का वैल्यू हम लोग को निकलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सीधा क्या करेंगे 55 बाई डाउनस्ट्रीम मतलब बी प्लस सी मतलब 11 प्लस 14 बाई बी माइनस सी तो 7 हो जाएगा। तो ये बनेगा 5 प्लस 2, तो ऑप्शन डी जो है डी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में आपका आंसर ऐसे ही मैच हो जाएगा। हो सकता है कि कहीं पे क्या हो,
ना आप जब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का वेलोसिटी से भाग करोगे तो आपका जो आंसर है वो इंटीजर में नहीं रहेगा, हो सकता है कि वो फ्रैक्शन में आ जाए, तब कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। लेकिन अगर बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आ रहा है तो ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्चुअली हेल्प करते हैं आपको कि आप बोट और स्ट्रीम, बोट और करंट, इन दोनों का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर पाओ बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। क्लियर है? थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं और आंसर हम लोग को मिल जाता है। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड आपका प्रोपोर्शन से। बोला जा रहा है 3 years एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन is 8:3. After 4 years, their ages will be in the ratio 11:5. What is the present age in years of the father? ठीक है, तो 3 साल पहले फादर और सन दोनों का रेशियो दिया गया है 3 साल पहले। आफ्टर 4 years their ages will be in the ratio 11:5. तो 4 साल बाद क्या बन रहा है? 11:5। तो ध्यान दीजिए, पहले 3 साल, बाद में 4 साल, टोटल 7 साल। तो 7 साल ऐड करने पर आपका रेशियो बन रहा है 11:5। अच्छा, अब देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ध्यान रखिए ये जो है आपका 3 years एगो, ये है आपका, ये जो है आपका आफ्टर 4 years। तो बीच में कहीं पे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से 3 साल पहले का रेशियो है 8:3 और प्रेजेंट से 4 साल बाद का रेशियो है 11:5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। 8 5 40 माइनस 11 3 33। तो 40 माइनस 33 कितना आ गया? आपका आ गया 7। तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए नीचे वाले का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 7 35 और 11 7 77। आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 को अगर हम लोग कॉमन ले लोगे तो 7 कॉमन लेकर 11 माइनस 5, तो 7 6 42 आ जाएगा। तो 7 का वैल्यू है 42, 1 का वैल्यू कितना? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है पहले एकदम नीचे वाले के ऊपर वाले के साथ कॉर्नर वाइज और नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ कॉर्नर वाइज, फिर दो जो नीचे वाला है इन दोनों का कॉर्नर वाइज हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग अगर करोगे कि बिना एक्स या वाई मान के आप अगर क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी होगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिए हम लोगों को जो मिला एक का वैल्यू है 6। तो यहाँ से 3 साल पहले ध्यान रखिएगा, हमेशा जो वैल्यू आपको मिलता है वो पहले वाला रेशियो का मिलता है। तो 3 साल पहले आपका फादर का एज कितना था? 8 6 48 और 6 3 18। सन का था आपका 18 और फादर का था 48। ठीक है, अच्छा अब बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ध्यान रखिए फादर का कौन सा वाला एज पूछा जा रहा है, प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि 3 साल पहले फादर का एज क्या था, आपको यह भी पूछ सकता है कि 4 साल बाद फादर का एज क्या होगा, आपको प्रेजेंट में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहीं पे गलती होने का चांसेस रहता है कि कौन सा वाला दिया गया है ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो फादर का एज प्रेजेंट में पूछा है तो 3 हम लोग ऐड कर देंगे। तो 3 ऐड करेंगे क्योंकि ये 3 साल पहले था 48, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 51। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है क्या? ध्यान रखना है कि हम लोगों का जो वैल्यू मिलता है रेशियो में 1:6, ये एकदम पहले वाला रेशियो का वैल्यू मिलता है। ठीक है, और आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। बोला जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल ए ऑन मंडे ट्यूसडे फ्राइडे एंड संडे इज व्हाट परसेंटेज। ध्यान दीजिए सिर्फ परसेंटेज कितना बोला है, परसेंटेज मोर या लेस नहीं बोला है। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल बी ऑन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे एक्सप्रेस योर आंसर करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। जब भी बोल देगा 1 प्लेस ऑफ डेसिमल मतलब कैलकुलेशन जो होगा आपका अप्रोक्सीमेट होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन तो ऐसा आसान है लेकिन गलती कहाँ होता है कि आप जब डाटा को पिक करोगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो मॉल ए के लिए आपको 4 डाटा को ऐड करना है,
मॉल बी के लिए आपको 4 डाटा को ऐड करना है, ठीक है। तो डाटा आप जब पिक करोगे, जल्दबाजी में क्या होता है, आप गलत डाटा पिक कर लेते हो, ठीक है। तो आप जब पहली बार कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान से करो, थोड़ा सा धीरे से करो अगर ज़रूरत हुआ तो, लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि हर एक चीज़ सही हो। देखिए मॉल ए जो है ग्रीन है, मॉल बी जो है ब्लू है। मॉल ए के लिए मंडे ट्यूसडे फ्राइडे एंड संडे, तो ग्रीन वाला मंडे ट्यूसडे। अच्छा 4 वैल्यू है, डायरेक्ट अगर ऐड करने में दिक्कत हो रहा है माइंड में तो आप लिख भी सकते हो। 560, ट्यूसडे में 700, फ्राइडे में 840 और आपका संडे में 1500। तो देखिए यहाँ 15 8 23, 23 और 7 30, 30 और 5 35, 35 और इधर 100 3600। और मॉल बी के लिए जो आपका ब्लू कलर का है, ट्यूसडे मतलब 700, थर्सडे मतलब 750, सैटरडे मतलब 1100 और संडे मतलब 1350। तो ये कितना आ रहा है, 1300 और 1100 2400, 24 और इधर 7 31 और 8 38, 3800 और इधर 100 3900, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग 3 से काटेंगे तो 12 और इधर 39, 39 को अगर 3 से काटेंगे तो 13, 0 0 ऐसे काट दो। तो 12/13 ये कितना परसेंटेज हो रहा है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1/13 क्या होता है, 1/13 होता है आपका 7.7%। तो 12 इंटू 7.7, तो क्या हो रहा है ना, 12 7 84 प्लस आपका 8.4, तो 92.4 के आसपास आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन डी जो है 92.3% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। बोला जा रहा है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज व्हाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 21 डेज। तो ए करता है 15 दिनों में, बी करता है 21 दिनों पे। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बी कंप्लीटेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। एलसीएम मतलब टोटल वर्क क्या हो जाएगा 105। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आप जितना जल्दी एलसीएम को कैलकुलेट कर पाओगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7, बी का कितना हो जाएगा 5, तो दोनों मिलके एक दिन में 12 काम करता है। तो 105 काम करने में कितना दिन लगेगा, 105/12, तो 3 4 12 और 105, 35 3 होता है 105, तो 8 3/4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से। बोला जा रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज द पॉइंट ऑन साइड क्यू आर सच दैट पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। मतलब एक ट्राइंगल है क्यू पी आर, क्यू पी और आपका आर। पी एस क्या है, पी एस है बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल है। तो बाइसेक्टर के थ्योरम के ऊपर ये पूछा गया है, बहुत बार इसके पहले भी सीजीएल के सीट्स में पूछा गया है। आपको बोल दिया गया है पी क्यू जो है 12 है, क्यू एस 3 है, एस आर कितना होगा दिया नहीं गया है, क्यू आर दिया गया है 7, क्यू आर अगर 7 है तो एस आर हो जाएगा 4, ठीक है। आपको पी आर का वैल्यू फाइंड करना है। मान लेते हैं पी आर जो है एक्स है। तो हम लोग जानते हैं क्या ना, जो बाइसेक्टर होता है वो सामने वाले साइड को जो उसके मतलब जिस एंगल से फॉर्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्यू पी आर का बाइसेक्टर है तो क्यू आर को क्यू पी और पी आर इसी रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, क्यू पी और पी आर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्यू पी बाई पी आर दैट इज इक्वल टू क्यू एस बाई आपका एस आर। तो अब लिख सकते हो कि क्यू पी बाई क्यू एस दैट इज इक्वल टू पी आर बाई
एस आर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या कि हम लोग तो ये भी बोल सकते हैं ना कि क्यू पी क्यू एस के कितने गुना है या पी आर एस आर के कितने गुना है। ठीक है, तो इसी तरह आप देख सकते हो क्यू पी जो है 12 जो है 3 का कितना गुना ना 4 गुना। तो ऐसे हम लोग बोल पाएंगे 4 का अगर 4 गुना हम लोग फाइंड करें तो ये हो जाएगा 16। तो ऑप्शन डी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से, बोला जा रहा है रूट ओवर एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू रूट 3। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 क्या होगा। अब देख सकते हो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 हम लोग तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। हम लोग जानते हैं ये क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ से अब देखिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा ना, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2, मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 तो 5 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर फाइंड करना चाहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2। ए स्क्वायर माइनस 2 मतलब 25 माइनस 2 तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए 23 का स्क्वायर माइनस 2 तो 23 23 529 माइनस 2 तो 527 जो है ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है, कहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे गलती होने का चांसेस रहता है। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का, ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है वहां से। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड एम एन टी। एरिया दिया गया है इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल पी क्यू आर 28 है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल एम एन टी। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। हम लोग जानते हैं कि रूट ओवर ए वन बाई ए टू, रूट ओवर ए वन बाई ए टू दैट इज इक्वल टू एस वन बाई एस टू। एस वन एस टू क्या मान रहे हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट साइड जो है दोनों ही ट्राइंगल का उसको हम लोग मान रहे हैं। तो रूट ओवर ए वन बाई ए टू कितना हो जाएगा ना 14/13 दैट इज इक्वल टू एस वन बटे एस टू। एस वन कितना हो जाएगा 28, एस टू हम लोग मान रहे हैं एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 26। ऑप्शन सी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। आप देख रहे हो इस तरीके का क्वेश्चन में आपको जहां पे दिया गया है वैल्यू ए इजकल टू 10 डिग्री, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है। वैल्यू आपका 0, 30, 45, 60, 90 इन पांचों में से एक का पुट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो वहां पे आपका गलती नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि sin 30 की जगह आप cos 30 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, कोशिश करना है एक ही बार में करें और एक ही बार में करेक्ट करें। देखिए 12 साइन ए साइन 3 है मतलब 12 साइन 30 डिग्री, तो 12 इंटू हाफ प्लस 5 कॉस 5 ए माइनस 5 तो 50 माइनस 5 45 तो 5 इंटू 1 बाई रूट 2 बाई 9 साइन ए बाई 2 मतलब साइन 90 बाई 2 साइन 45 तो 9 बाई रूट 2 माइनस 4 कॉस 5 ए प्लस 60 मतलब 50 और 10 60 कॉस 60 कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका हाफ। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6। अगर रूट 2 हम लोग नीचे और ऊपर एलसीएम ले ले तो कट जाएगा, तो 6 रूट 2 प्लस 5 बाई 9 माइनस 4 रूट 2। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो अच्छा 4 रूट 2 और नीचे 2 है तो 9 माइनस 2 रूट 2 तो 6 रूट 2 आपका प्लस 5 बाई 9 माइनस 2 रूट 2। तो ऑप्शन आपका सी जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का सर्कल से। बोला जा रहा है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। अच्छा, एक सर्कल है जहां पे ए बी क्या है, ए बी है डायमीटर और सेंटर है आपका ओ। द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑन द सर्कल एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट द पॉइंट पी। तो एक पॉइंट है टेंजेंट मतलब सी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और ए बी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है,
देखिए, तो सी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए और ए बी को अगर एक्सटेंड किए तो मीट कर रहा है पॉइंट पी पे। ए पी सी कितना है? ए पी सी है 38 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी सी बी? मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल पी सी और बी, ये वाला एंगल। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब रेडियस टेंजेंट के साथ मीट करता है तो वहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, अब ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 38। 90 माइनस 38 कितना होगा? 90 माइनस 30 60, 60 माइनस 8 दैट इज 52। तो ये हो जाएगा 52। ये अगर 52 है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए? क्योंकि OB और OC दोनों ही है, रेडियस है सर्किल का, तो दोनों ही बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो एंगल BOC अगर 52 डिग्री है तो एंगल OBC मतलब ये एंगल और इस एंगल का समीशन कितना हो जाएगा ना? 180 माइनस आपका 52। ठीक है, तो एंगल OBC प्लस एंगल BCO ये कितना है? 180 माइनस 52। तो 130 में से 2 गया 128। मतलब एक एक एंगल जो है 64 करके है। ठीक है, आपको एंगल PCB पूछा गया है, तो ये अगर 60 है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस 64। 30 माइनस 4 अगर करेंगे तो 26 से हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन सी होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन है आपका DI का हिस्टोग्राम से। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ें, अगर समझ में नहीं आया तब दिया गया डाटा को हम लोग पढ़ेंगे। बोला जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स whose daily wages are less than 500। डेली वेजेस आर लेस देन 500 मतलब 500 से लेकर ये तक, इतना तक, लेस देन 500 इज व्हाट परसेंटेज मोर। देखिए ध्यान दीजिए, परसेंटेज मोर बोला गया है। कभी कभी ये बोल देगा सिर्फ परसेंटेज, कभी बोलेगा परसेंटेज मोर, कभी बोलेगा परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स whose daily wages are 650 एंड above। 650 एंड above मतलब ये वाला। अच्छा, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस बोल दिया गया है, मतलब अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो आपको बोला जा रहा है 75 जो है, 75 आपका क्या है? लेस देन 500। 30 प्लस 45 और ग्रेटर देन 650 कितना है? यह है आपका 35। तो अगर 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 15 75। ठीक है, तो कितना ज्यादा है ना? 8/7 इतना ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हो, हम लोग बोल सकते हैं 1/7। ठीक है, मतलब क्या? 1 प्लस 1/7। अब 1 का मतलब क्या है? 100% और 1/7 का मतलब क्या है? 14.28%। तो ये आ जाएगा 114.3%। तो कैसे हम लोग चीजों को तोड़ तोड़ के कैलकुलेशन को किए आपने देखा। ठीक है, तो आपको मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन जब कर रहे हो आपको सोचना है कैसे हम लोग चीजों को छोटा कर सकते हैं, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। परसेंटेज का जो बहुत ही एक पॉपुलर टॉपिक है इलेक्शन एंड वोटिंग, वहां से क्वेश्चन को लिया गया है। इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होता है और समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% of the votes were found to be either invalid or of nota. The winning candidate received 60% votes in his favor and won the election by 17,271 votes. Find the number of registered voters. ठीक है, आपको टोटल कितना वोटर ने रजिस्टर किया उसका नंबर फाइंड करना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन को करने का 2 से 3 मेथड हो सकता है। बेसिक को लेकर हम लोग एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो अप्रोच है जहां से आपको कैलकुलेशन भी घटता है और आपको समझने में भी आसानी होता है, वो होता है क्वेश्चन को आप पीछे से सॉल्व करो। ठीक है, देखिए जो विनिंग कैंडिडेट है उनको मिल रहा है 60% वोट, तो बाकी का जो 40% वोट है वो किनको मिलेगा? वो मिलेगा लूजिंग कैंडिडेट को।
तो विनिंग कैंडिडेट को 20% वोट ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया है ओन द इलेक्शन बाई 17,271। तो 20% का वैल्यू कितना है? 20% का वैल्यू है आपका 17,271। हम लोग बोल सकते हैं 100 का वैल्यू, 100 का वैल्यू क्या है ना, 17,271 बटे 20 इंटू 100। अब ये जो नंबर आया, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये जो नंबर आया ये किसका नंबर आया? ये है वैलिड वोटों का नंबर, वैलिड वोट्स। किस लिए मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि जो 60% विनिंग कैंडिडेट को मिला, जो 40% लूजिंग कैंडिडेट को मिला, ये तो वैलिड वोट से ही आएगा ना। अगर वोट वैलिड है तभी तो दोनों में से किसी को मिलेगा। क्लियर है बात? आप देखिए, ये जो लाइन बोला गया है 10% ऑफ द वोट्स वेयर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और ऑफ नोटा। मतलब अगर 100 वोट रहा, उसमें से 90 जो है आपका वैलिड वोट है। क्लियर है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 90 का जो वैल्यू है, 90 का वैल्यू क्या है? 90 का वैल्यू है 17,271 बटे 20 इंटू 100। क्लियर है? तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 100 का वैल्यू हो जाएगा आपका, ध्यान रखिए कैसे हम लोग लिख रहे हैं, 17,271 इंटू 100 बटे 20 इंटू 90। पूरा पीछे से कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये जो नंबर मिला, एक किसका नंबर मिला? ये नंबर मिला आपका रजिस्टर्ड वोट्स का। क्योंकि वोट अगर रजिस्टर हुआ है उसमें से कुछ इनवैलिड है, कुछ वैलिड है। अब वैलिड वोटों में से 60% किसको मिला है? विनिंग कैंडिडेट को, और लूजिंग को 40%। तो ये अगर वैल्यू, ये किसका नंबर है? यह है रजिस्टर्ड, ये नंबर जो है रजिस्टर्ड वोट्स का। अब आप देख पा रहे हो पहले लाइन में जो बोला गया है, हम लोग एकदम पीछे से लेकर पहले तक जा रहे हैं कि 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मतलब अच्छा, ये जो नंबर है ये है एक्चुअली रजिस्टर्ड वोट जो है उनमें से जिन्होंने वोट को दे दिया। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कास्टेड, अब लिख सकते हो कास्टेड रजिस्टर्ड वोट्स, कास्टेड रजिस्टर्ड वोट्स। क्लियर है? क्योंकि अगर रजिस्टर्ड वोट है उसमें से अगर कास्ट किया है तभी ना उसके बाद पता चलेगा कि वैलिड है या इनवैलिड है। क्लियर हो रहा है क्या? तो 5% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब क्या? 100 में से 95। तो 95 का वैल्यू है ये, मैं लिख दूं पूरा इक्वेशन जो बन रहा है। 95 का वैल्यू है 17,271 इंटू 100 इंटू आपका 100 बटे 20 इंटू 90। यह है 95 का वैल्यू। तो एक का वैल्यू बटे 95, 100 का वैल्यू, 100 का वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इंटू 100। इस पूरे कैलकुलेशन को अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान मेथड जो है, एकदम पीछे से जाओ और आगे तक आओ। ठीक है, जिनको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस लाइन को लिखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और इस लाइन को डायरेक्ट लिखेंगे। लास्ट का जो लाइन मैंने लिखा, मैंने तो हर एक स्टेप आपको बताया कि कौन सा वाला वैलिड वोट है, कौन सा वाला कास्टेड रजिस्टर्ड वोट है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये एक्चुअली है रजिस्टर्ड वोट्स का नंबर। अब हम लोग क्या करना है, काटाकुटी करना है। तो देखिए 20 5 100, 5 19 से कटेंगे 95। अच्छा, 0 से 0 कट गया, तो ये हम लोग 9 से कट सकते हैं क्या? 9 से कट सकते हैं। देखिए 9 1 9, 8 रह गया, 9 9 81, 1 रह गया, 9 1 9 और 9 9 81। अब 19 से कटेंगे तो 101 आ रहा है। ठीक है, तो 101 के बाद 3 0 आएगा, 101 के बाद 3 0 आएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको उसी मेथड को चूज करना है जो लगभग 90% केस में वैलिड हो, 90% उसी पैटर्न का क्वेश्चन के लिए वैलिड हो, उसके साथ ही जिनको करने में आपको टाइम कम लगे। क्लियर है बात? क्योंकि इस क्वेश्चन को आप अगर बेसिक मेथड से करोगे, आप जितना भी स्पीड से कर लो, जो इस मेथड से कर रहा है आप उससे आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, टाइम ऐसे ही बहुत कम है, तो आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। तो बोला जा रहा है एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड आपको फाइंड करना है जिसका साइज आपको दिया गया है।
सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस डायग्राम एक बार देख लीजिए, मैं ऐड कर दिया। तो ये जो डायग्राम है, इनके अंदर आपको बोला जा रहा है 20 इंटू 10 इंटू 8। तो 20 मैं मान रहा हूं क्या है ना, आपका चौड़ाई है, लंबाई कितना है 10, और हाइट कितना है 8 है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो आपको बोला जा रहा है एरिया कितना होगा कार्डबोर्ड का टू इसको बनाने के लिए। तो सिंपल है, 2 इंटू डायरेक्ट लिखेंगे ए बी बी सी सी ए बी कितना होगा 200 होगा, प्लस बी सी कितना होगा 80 होगा, प्लस सी ए कितना होगा 160 हो जाएगा। तो कितना बन रहा है 280 प्लस 160, 280 से 100 ऐड करेंगे तो 380, 380 प्लस 60 440, 440 इंटू 2 तो 880 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। तो बोला जा रहा है अ मैन्युफैक्चरर हु मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 1800 sells it to a dealer at a discount of 15%. The dealer gets further discount of 8% on his net payment for paying in cash. What amount to the nearest rupee? जहां पे आपको नियरेस्ट रूपी, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ये सब दिख जाएगा, मतलब थोड़ा सा खतरा है, आपको कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन लाना ही पड़ेगा। डज द डीलर पे टू द मैन्युफैक्चरर। और अभी आप मान के चलो एसएससी के ज्यादातर क्वेश्चन में, जहां पे आपका मान के चलो कि लगभग 85% क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट होगा तो आपका स्किल अच्छा होना चाहिए, आप ट्रिक्स कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखिए, तो आपको पूछा जा रहा है कि दोनों डिस्काउंट देने के बाद डीलर कितना पेमेंट करेगा। एक मेथड हो जाएगा कि हम लोग ए बी मेथड लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो नेट डिस्काउंट फाइंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 से अगर माइनस करेंगे नेट डिस्काउंट को, तो जितना परसेंटेज आएगा 1800 का, उतना परसेंटेज ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक मेथड हो गया। लेकिन जहां पे आप देख रहे हो, जहां पे परसेंटेज कुछ ऐसा है 15/8, तो 15/8 उधर आएगा 120/100 माइनस 1.2। तो उसको अगर 100 से माइनस करना है तभी आपका आंसर आएगा, उतना परसेंटेज फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर ऐसे करें, देखिए 1800 प्राइस था, अब डिस्काउंट दे रहा है कितना 15%, मतलब 100 अगर है तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा 85। फिर से डिस्काउंट दे रहा है 8%, तो 100 अगर है पेमेंट कितना पड़ेगा 92 पेमेंट करना पड़ेगा। तो 100 से 2 0 कट गया, अब नीचे 100 है, ऊपर है 18 इंटू 85 इंटू 92। क्लियर है। तो अगर 5 से काटने की कोशिश करें, 5 17 35 85 और 5 20 100, तो अभी 2 9 है 18। ठीक है, तो 17 इंटू 9 इंटू आपका 9.2 बटे कितना आ रहा है 10। क्लियर है। तो अभी अगर हम लोग 0.2 को छोड़ दें, 0.2 को हम लोग छोड़ रहे हैं, तो अब एक चीज देखिए कितना आना चाहिए ना, 17 इंटू 81 बटे 10। क्लियर है। तो ये कितना आएगा ना, 17/8 कितना होता है, 17/8 होता है 136, तो 3600 और इधर 17, मतलब 1377। ठीक है, तो 1377। अच्छा, तो 1377 आ रहा है, नीचे 10 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको 9.2 कर लिए थे। ठीक है, तो नीचे 10 नहीं आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया, इसको 1 कर लो, तो 1377 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 9 मान रहे हैं तब, अब इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 1378 तो नहीं हो सकता है, तो 1408 हो सकता है हम लोग का आंसर। ठीक है, अगर और भी एक्यूरेट आपको करना है तो आप देख लो कि 17 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130, आपका 3 हो रहा है क्या, या 90, और इधर आपका 63 153 आ रहा है। ठीक है, अब 153 जो है, 153 जो है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 0.2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो 153 इंटू 9 ये करके कितना आया 1377, तो इंटू 2 बटे 10 करना है, तो ये कितना आ रहा है ना 30.6।
तो 30.6 अगर ऐड करेंगे तो देखिए 6.7 आ गया, 40 और 1, तो एकदम 1408 तक पहुंच गए। ठीक है, तो इस लॉजिक से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में भी आ रहा था कि 0.2 हम लोग छोड़ के रखे थे, 153 का 0.2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, एक ज्यादा नहीं होगा, उससे बहुत ज्यादा होगा। 1378 आपको ऑप्शन में दिख रहा था, तो इस हिसाब से आप अप्रोक्सीमेशन को काम में लगा सकते हो। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। इस तरीके का क्वेश्चन में जहां पर आपको दिख रहा है कि थीटा का वैल्यू आपको गेस करना है। थीटा 0 और 90 तो नहीं होगा, तो होने के लिए थीटा 30 डिग्री हो सकता है, या तो 60 डिग्री हो सकता है, या तो 45 डिग्री हो सकता है। अब थीटा का एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसको 3 से 3 cos थीटा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, या cos थीटा का ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसमें रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर रूट आ जाएगा तब हम लोग कैलकुलेशन मतलब कर नहीं पाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो cos का हम लोग को पता है, cos 60 डिग्री जो होता है हाफ होता है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये जो जल्दी जल्दी पिक करने वाला बात है, अगर साइन थीटा रहता 3 साइन थीटा तो 30 डिग्री लेते, क्योंकि साइन 30 होता है हाफ, साइन 60 होता है √3/2, लेकिन कॉस है तो क्या लेंगे 60 डिग्री लेंगे। तो जितना जल्दी आप इसको पकड़ लोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सेक 60 क्या आ जाएगा, कॉस 60 है हाफ, सेक 60 1/cos मतलब 2 का स्क्वायर 4, प्लस आपका कॉट 60, कॉट 60 मतलब क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3, तो 4 1/3 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। बोला जा रहा है नंबर n जब उसको 6 से भाग करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n² + n + 2 इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, देखिए n² + n + 2 जब को इसको 6 से भाग करना है तो एक प्रोसेस ये हो जाएगा, हम लोग n का वैल्यू 8 मान सकते हैं, क्योंकि 8 ऐसा एक नंबर है सबसे छोटा नंबर जिसको हम लोग अगर 6 से भाग करते तो रिमाइंडर कितना आता है 2 आता है। तो हम लोग n की जगह 8 पुट करके 8 का स्क्वायर प्लस 8 + 2 इसको कैलकुलेट करके 6 से भाग करके रिमाइंडर बता सकते हैं। या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि n को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर मिलता है 2, तो n² को अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, n को भाग करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। हर एक का इंडिविजुअल रिमाइंडर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 4 + 2 6 बन रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, लास्ट में 2 बच रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट दूसरा लाइन से सॉल्व करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कहाँ पे डिवीजन है कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि वहीं पे आपको गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो 3/1 इंटू 2 तो 6 हो गया, +5 - 2 तो +3 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 3 9 - 2 तो ये 7 हो गया। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9/7। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका डीआई से। डीआई का पार्शियल से क्वेश्चन को लिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाले इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। पूछा जा रहा है हाउ मच डज द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। तो फूड का बात हो रहा है और ट्रांसपोर्ट का बात हो रहा है, तो 115 डिग्री। अच्छा, तो 115 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है, जबकि हम लोग को पता है कि पूरे का जो होता है 360 डिग्री, उसका आपको दिया गया है 108 हम लोग जानते हैं 36 × 3 = 108। तो इसको अगर हम लोग सीधा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का भी छोड़ दो, तो कितना आ रहा है 345। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन में जब आप कैलकुलेशन करोगे आपको जीरोस को भूल जाना है, क्योंकि आप देख पा रहे हो हर एक ऑप्शन जो है 5 डिजिट का है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि 345 है, 34,500 है, 3,450 है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीरोस के नंबर के ऊपर आपका मतलब गलती होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो आपको बस देखना है कि फाइनल कितना आ रहा है नंबर जीरोस को छोड़ के, इससे टाइम भी आपका बच जाएगा।
क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन का स्फीयर से। बोला जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इतना है, तो डायमीटर आपको फाइंड करना है। तो सीधा लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 4851 के बराबर। तो आर क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 4851 इंटू 3/4 इंटू 7/22। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को आर का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। ये हम लोग को समझ में आ गया, क्लियर है? कैसे हम लोग उसको निकालेंगे उसको समझिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 7 भी है 3 भी है, तो 4851 ये जो नंबर है यहाँ से आपका 7 3 जरूर निकल के आएगा। कॉमन लॉजिक है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब हम लोग को फॉर्म करना है। तो इसको अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 इंटू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7 7 49 और 7 6 42, तो 6 रह गया, 7 9 63 और इधर 7 3 21। फिर इसको अगर तोड़ेंगे 3 से तो 3 इंटू 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 1 3। और एक चीज देखिए 231 को अगर तोड़ेंगे तो यहां से आ रहा है क्या ना, 11 इंटू आपका 21 आ रहा है। ठीक है, तो 21 आपका यहाँ है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो 21 तो आएगा ही ऊपर। ठीक है, मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21 ऐसा हो गया। और नीचे क्या क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका 11 इंटू आपका 8, 11 इधर भी एक है, तो इधर अगर लेंगे तो 11 और 11 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आर है वो बन रहा है आपका आर का वैल्यू 21/2। तो डी क्या हो जाएगा, डायमीटर 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो आपको समझना है कि कैसे हम लोग परफेक्ट क्यूब को निकाल सकते हैं। आप ये भी कर सकते थे कि पहले आप 11 से कर दो, 11 दूनी 22 और 11 से अगर कटेंगे 11 4 44, 4 रह जाएगा, फिर से 4 से ही जाएगा तो 1 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 21 इंटू 21 दिख रहा है और यहाँ पे आपको दोनों मिलकर 21 दिख रहा है। ठीक है, तो 21/2 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को आपको समझना है कि कैसे हम लोग परफेक्ट क्यूब से, मतलब परफेक्ट क्यूब फॉर्म अगर होगा तभी आप आसानी से आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस से। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन हमेशा आसानी आता है, बस आपको एक ही रीडिंग में एक ही फ्लो में क्वेश्चन को पढ़ के समझना है और मिस रीडिंग एकदम भी नहीं करना है। बोला जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 195 हाई क्लिफ द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा देखिए, एक तरफ है आपका हाई क्लिफ और दूसरी तरफ है आपका टावर। ठीक है, ध्यान दीजिए आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात किया गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन टावर का टॉप का और टावर का क्या बोला जाता है, बटम का। ठीक है, तो टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और बटम के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है ना, ये एंगल जो है 60 डिग्री। तो ये होगा आपका 60 डिग्री और इसके साथ ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन का नहीं। यहीं पे कभी कभी गलती हो जाता है, मतलब ड्राइंग करने वक्त। अब हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करना है। 195 क्या है, पूरे का हाइट है। ठीक है, अगर ये पूरा जो है 195 है, अगर ये पूरा 195 है तो ये क्या है, ये है 60 डिग्री के उल्टे तरफ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो 30 के उल्टे तरफ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 195/√3। क्लियर है, तो इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा 195/√3। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 60। ठीक है, तो 60 के उल्टे तरफ क्या है, 60 के उल्टे तरफ है आपका 195/√3। तो 30 के उल्टे तरफ क्या हो जाएगा,
30 के उल्टे तरफ हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, मतलब ये वाला लेंथ हो जाएगा आपका 195 बाई रूट थ्री इंटू 1/√3। ठीक है, ये सब ऑपरेशंस जो हो रहा है इसके अपोजिट में क्या मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने बहुत बार आपको रिवाइज करवाया है। हर एक बार जहाँ पे भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है मैं रिवाइज करने के लिए ऐड कर देता हूँ और मैं समझा भी देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये क्या आएगा 195/3, तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 6 18 और इधर आपका 3 5 15। तो ये वाला लेंथ कितना है, ये है हाइट ऑफ द टावर, ये हो जाएगा 195 माइनस 65, तो हो जाएगा आपका 130। ऑप्शन सी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा ऑपरेशंस को समझ लीजिए कैसे हम लोग करते हैं, हर बार मैं समझा देता हूँ। अच्छा, मैं एक बात बोल दूं, अगर आपको ये सब चीज़ें पूरा क्लियर है तब आप वीडियो का इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं हर एक बार इसको बता देता हूँ सो दैट जिनके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उनका दिमाग पे ये पूरा एकदम छप जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 30 के अपोजिट में अगर a है तो 60 के अपोजिट में क्या होगा, √3a। 90 के अपोजिट में क्या होगा ना, जो 30 के अपोजिट में है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 60 के अपोजिट में अगर a है, 30 के अपोजिट में क्या होगा ना, a/√3। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो 30 के अपोजिट में अगर a/√3 है तो 60 के अपोजिट में क्या होगा ना, उससे √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पे a आ जाएगा। और 90 के अपोजिट में क्या होगा ना, 30 के उल्टे तरफ जो है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a/3। और ये जो केस है 45 45 करके हम लोग इसको ऐसे एक स्क्वायर बना सकते हैं। अगर स्क्वायर बनाएंगे तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, डायगोनल क्या बनेगा, √2a। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये 45 होगा, ये 45 होगा, तब ये √2a हो जाएगा। क्लियर है बात, लॉजिक क्लियर है? ये जो 3 डायग्राम है ये अगर आपको पूरा क्लियर है तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जब भी आएगा आप बहुत ही फास्ट फास्ट उसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन है आपका एवरेज से, बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 18 consecutive integers is 22.5। तो लार्जेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, देखिए 22.5 क्या है, एवरेज है 18 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। ध्यान से एक चीज समझिए, अगर 18 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज है 22.5, मतलब ये क्या, ये बीच का नंबर है, ये पॉइंट पे है, ये इंटीजर तो नहीं है, मतलब इधर आपका 9 नंबर होगा। ठीक है, और इधर आपका 9 नंबर होगा। क्लियर है, 9 नंबर्स लेफ्ट में होगा और 9 नंबर्स राइट में होगा। क्लियर है, अगला नंबर यहाँ पे क्या होगा, 23 होगा, यहाँ पे क्या होगा, पीछे वाला नंबर 22 होगा। अब 23 के बाद कितना नंबर तक आगे तक आपको जाना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक एक करके बढ़ेगा। 23 के बाद और 8 नंबर तक जाना है, तो 23 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 23 प्लस 8 ये हो जाएगा 31। ये क्या है, ये है लार्जेस्ट, तो ऑप्शन सी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आपको पूछता कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट मतलब 22 के बाद और पीछे कितना तक जाना है, 8 नंबर तक जाना है, तो 22 माइनस 8 अगर करते 14 जो होता, 14 हो जाता आपका स्मॉलेस्ट। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन को आप अगर ऐसे डायग्राम बनाकर करोगे तो सबसे आसान होगा और सबसे फास्ट भी होगा। क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट से, बोला जा रहा है सम ऑफ 17,200 इज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 पार्ट्स फॉर 2 years at 8% per annum and 10% per annum respectively. If the total interest received 2 years after 2 years is 3,008, then the money lent at the rate of 8% per annum. इस तरीके का क्वेश्चन में अगर आप एलिगेशन से करोगे तो क्वेश्चन सबसे छोटा होता है। ठीक है, कैलकुलेशन भी आपका घटेगा। तो देखिए एक तरफ है कितना 8%, एक तरफ है 10%। 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का इंटरेस्ट है आपका 3,008, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ना, 1504। 1504, अब इंटरेस्ट रेट कितना होगा ना, 1504 बटे 172, ये हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। 100 से 2 जीरो कट जाएगा
तो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा आपका 1504/172। तो अगर हम लोग 2 से काटे तो आप देख सकते हो 2 8 16, 2 6 12 और ऊपर में 2 7 14, 2 5 10 और इधर 2। फिर से हम लोग 2 से काट सकते हैं, 37 दूना 74 और 6 से 12 और नीचे आएगा 43। तो ये आ रहा है आपका 376/43%। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 43 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं। तो 43 इंटू 8, 320 प्लस 24 तो 344 और इधर 430 और बीच में क्या है 376। 76 माइनस 44 कितना आएगा, 36 माइनस 4 32 आ जाएगा और इधर आएगा आपका 430 माइनस 76, 430 और इधर है 76। ध्यान दीजिए 376 है, 76 से अगर 24 आगे जाएंगे तो 400 मिल जाएगा और 30 आगे जाएंगे तो 430 मिल जाएगा, तो 54। अब 2 से काटेंगे तो 27:16 आ रहा है। ठीक है, आपको बोला गया है कि 8% के रेट में आपका क्या होगा। तो देखिए 27 इंटू आपका 172,000/27 प्लस 16 कितना आएगा ना, 37 प्लस 6 43, तो 43 आ रहा है। ठीक है, अब 4 से अगर काटेंगे तो आप देख सकते हो 400 आ जाएगा, तो 10800 ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 8% रेट के हिसाब से जो मनी आपका लेंड किया गया था वो है 10800। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप अगर एलिगेशन से करोगे सबसे आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का सर्कल से। बोला जा रहा है अ सर्कल विथ सेंटर O हैज ए रेडियस 15 सेंटीमीटर। D is a point on the circle such that 24 सेंटीमीटर लॉन्ग chord AB is bisected by OD at point C। देखिए यह है सर्कल जहां पे सेंटर क्या है, सेंटर है O। अब D is a point on the circle such that 24 सेंटीमीटर लॉन्ग chord AB, मतलब हम लोग मान लेते हैं ये जो है यह है chord AB। अब D एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर जो आपको C पॉइंट पे AB को बाइसेक्ट करता है, AB को C पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको पूछ रहा है कि CD का लेंथ कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, AB को अगर बाइसेक्ट करेगा तो इधर 12 और इधर 12 हो जाएगा और ये जो है ये क्या है, ये है आपका रेडियस, रेडियस है 15। ठीक है, अब हम लोग यहां से इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि OC जो होगा ये क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 12 और 15 जो होता है आपका ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट जो आपका 3 4 5 है उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हम लोग का 9 12 और 15 बनता है। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हो OC जो है 9 है और नीचे ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 15, क्योंकि OD क्या है आपका रेडियस है, तो ये वाला पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। बोला जा रहा है शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 17% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। इफ द कॉस्ट प्राइस 500 है तो प्रिंटेड प्राइस क्या होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि सीपी कॉस्ट प्राइस और आपका मार्क प्राइस दोनों के अंदर एक बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट परसेंटेज एंड इसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया रहा, इन दोनों में से अगर एक दिया रहा तब क्या होगा, आप सीपी और एमपी के अंदर जो रिलेशन है उसको फाइंड कर सकते हो। अगर सीपी और एमपी के अंदर आपको रिलेशन मिल जाएगा तो एक का वैल्यू है 500 तो एमपी का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए रिलेशन क्या होता है ना, सीपी बाई एमपी दैट इज इक्वल टू 100 माइनस डी बाई 100 प्लस पी। अगर प्रॉफिट हो रहा है तब 100 प्लस पी,
अगर लॉस हो रहा है मतलब डिस्काउंट के साथ लॉस परसेंटेज दिया गया है तो 100 माइनस एल, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, बस दोनों तरफ हम लोग सेलिंग प्राइस को इक्वल करते हैं। अगर सेलिंग प्राइस हम लोग निकालना चाहे सीपी के टर्म में और सेलिंग प्राइस हम लोग निकालना चाहे एमपी के टर्म में, तब हम लोग इस रिलेशन को बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए सीपी क्या है 500, एमपी एक्स है मान ले रहे हैं, 100 माइनस डी तो 100 माइनस 10 तो 90 आ जाएगा, 100 प्लस पी 117 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 500 इंटू 117 बटे 90। ठीक है, 13 9 क्या होता है 117 होता है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 650। ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से। तो बोला जा रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 22 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। इफ वन नंबर 132 है देन द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ 276, देन अदर नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो एलसीएम जो है आपका 22 इंटू एच है। अब सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ तो 23h, मतलब 22h प्लस h, इसका वैल्यू कितना है 276। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा ना, अगर 23 से काटेंगे तो 23 एक 23 और 23 दूना 46। ठीक है, तो एच हो जाएगा आपका 12। तो एक नंबर आप देख पा रहे हो, एक नंबर क्या है 132 है, तो दूसरा नंबर जो होना चाहिए वो भी आपका 12 से भाग होना चाहिए। अब ऑप्शन की तरफ आप अगर देखोगे तो एक ही ऐसा नंबर है जो 12 से भाग जाएगा, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 बटे 12 2 आता है आंसर, मतलब 2 होता है। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने पूरा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया, बस इतना तक मैंने किया है। और जहां पे आपको दिखा रहा है कि h इज इक्वल टू 12, तो एचसीएफ हम लोग जानते हैं कि दोनों का ही कॉमन फैक्टर होता है, दोनों ही नंबर का। तो अगर इसका कॉमन फैक्टर 12 है तो उसका भी कॉमन फैक्टर 12 ही होगा। ठीक है, तो इस लॉजिक से हम लोग क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। अगर प्रॉपर मेथड से आप जानना चाहते हो तब आप लोग ऐसे कर सकते हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है ये होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट इंटू एक्स। अब एलसीएम क्या हो जाएगा ना 22 इंटू एचसीएफ क्या 12 इंटू 12, एचसीएफ का वैल्यू बटे 132, दैट इज इक्वल टू एक्स। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बस एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना पड़ रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ आप उतना ही कैलकुलेशन करो जितना आपको करने का ज़रूरत है, क्योंकि कैलकुलेशन कैसा ऑप्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हो सकता है कि 2-3 स्टेप करके आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाले इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। बोला जा रहा है स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर द मिनिमम। ध्यान से देखिए, आपका इनकम है उसके साथ एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। अगर ये मिनिमम होना चाहिए मतलब क्या, नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर में या तो ये बड़ा होना चाहिए या तो ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर में उसको छोटा होना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा ये मिनिमम बनेगा रेशियो। अब यहाँ पे 5 साल के लिए डाटा दिया गया है और आपको बोल रहा है मिनिमम चेक करने के लिए। हम पांचों के लिए पहली बात नहीं निकालेंगे, जो ऑप्शंस पे दिया गया है उसको ही पहले निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी में से मिनिमम आपको फाइंड करना है। और हम लोग ऐसा भी नहीं करेंगे पहले 14 17 18 16 ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं, बस लेफ्ट से राइट लिखते जाएंगे और जैसा ऑप्शन है वैसा ही लिखते जाएंगे। तो जहां पर मिनिमम होगा बाय डिफॉल्ट हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सब छोटा छोटा बहुत ही माइन्यूट अप्रोचेस है, लेकिन अगर ये सब आप अपने अंदर डेवलप करोगे आपका स्पीड बढ़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए 2014 के लिए अगर लिखे तो 225 बटे 175, 2017 के लिए 350 बटे 300, 2018 के लिए 350 बटे 325, 2016 के लिए 325 बटे
275। क्लियर है? अब देखिए, जो बेसिक मेथड है यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक का जो फ्रैक्शन का जो वैल्यू है लगभग कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप पहले काट के छोटा कर लो, फिर आप कैलकुलेट करो। ये होता है जो लेजिट प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 50, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 50, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 25, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, यह है 50। तो आप एक चीज यहाँ से देख सकते हो कि नीचे वाला पार्ट सबसे ज्यादा किस में है, आपका 2018 में है, ऑप्शन सी पे, ठीक है। और ऊपर से जो डिफरेंस है 25 है, मतलब 325 है नीचे, ऊपर है 350। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना क्लोज है, मतलब 350 जो है 325 के बहुत करीब है, और ऊपर से 325 क्या सबसे मैक्सिमम भी है। तो इस लॉजिक से हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेशियो जो होगा मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रैक्शंस बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, इसीलिए। क्योंकि अगर ऐसा होता, कोई भी एब्रप्ट फ्रैक्शन आपको दिया जाता, ठीक है, तब कोई आपका मतलब ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं है, आप कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते हो। तब आपको पूरा काटा कुटी करके छोटा बना के कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर हो रहा है बात? लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो 325 जो है सबसे बड़ा है, और ऊपर से 350 जो है उसके बहुत करीब है, ठीक है। तो आप अगर भाग भी करोगे जस्ट बिकॉज कि नीचे वाला बड़ा है, इसीलिए होगा क्या ना, आपका ये जो रेशियो का जो वैल्यू आएगा ये आपका कम आएगा। क्लियर है? बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे भी डिफरेंस 50 है लेकिन 175 है, यहाँ पे डिफरेंस 50 है लेकिन 300 है, और यहाँ पे भी डिफरेंस 50 है लेकिन 275 है। तो सबसे क्लोज जो है 325 के सबसे करीब है 350। क्लियर है? तो ये 1 पॉइंट सबसे कम आएगा, बाकी सब में 1.6 1.7 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 पॉइंट एकदम 1 पॉइंट आप देखो ना क्या आएगा। अगर एक बार जाएगा तो 25 आएगा, ठीक है, 350 माइनस तो 250 बनेगा, तो 250 तो ऐसे भी नहीं जाएगा, तो 1.0 समथिंग आएगा। क्लियर हो रहा है बात? तो ऑप्शन सी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly@gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है, तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे, तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है,
किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ, मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो, ठीक है। लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।